हेलो बैक बेंचर्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, मज़े में? ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर रहे हैं। होप कि आपको जितने भी वीडियोस आ रहे हैं इस चैनल पे, द बैक बेंचर्स चैनल पे, जो आपका चैनल है, तो उस पर सारे वीडियोस आप एंजॉय कर रहे होंगे, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी बहुत ज़्यादा बायोलॉजी हो रहा था, तो आज हमने सोचा कि एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर है, जो कि अभी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स और हर जगह हर बच्चा जो है अभी पढ़ रहा है, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसको थोड़े अलग तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, थोड़ा मौज लेके इसको पढ़ने वाले हैं, और तरीके ऐसे होंगे समझने के कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, खुद ब खुद याद आ जाएगा। बस बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और एक बार जब इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिएगा तो आपको फिर दोबारा ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? मेरा भी इंट्रोडक्शन आया था, अच्छा खासा व्यूज गया उस पर। ठीक है, तो अभी ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका मतलब क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे बेसिक मीनिंग है वो सबसे पहले समझेंगे। तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई मीन्स थ्री। गॉन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है, साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब कि तीन साइड्स का मेजरमेंट की जो स्टडी होती है, तीन साइड के मेजरमेंट की जो स्टडी है, जिसमें हम तीन साइड के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो कौन से तीन साइड, किस चीज के तीन साइड? क्वाड्रिलेटरल के, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, किस चीज के तीन साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, और इसी के तीनों साइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये तीन इसके क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, और बी पे हम क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। दिस इज 90 डिग्री। ओके, सो ए बी सी, और इसी के साइड्स की मेजरमेंट की बात जब हम करते हैं कि कैसे इसके साइड को मेजर किया जाए, तो उसकी स्टडी जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? ट्रिग्नोमेट्री में आती है। ठीक है, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कुछ एक रिलेशंस, आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो पोर्शन जिस पे कोई भी चीज टिका होता है, ठीक है, जैसे कि आपका घर होगा, आपका जो स्कूल होगा आपका, या फिर आप जिस चीज पे खड़े हो, तो उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये ट्रायंगल जिस चीज के ऊपर टिका हुआ है, मतलब कि ये बीसी, ठीक है, इस बीसी को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, बीसी को बेस कहते हैं। ठीक है, ए बी जो हो गया, अगर ये बेस है तो जो दूसरा साइड होता है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है, जो दूसरा आर्म होता है, इसको क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। इसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो थर्ड आर्म है, दिस इज थर्ड आर्म। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट आर्म होता है, जिसको क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस कहा जाता है। हाइपोटेनियस कहा जाता है। ठीक है, तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने क्या दिया था? इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया था, एक रिश्ता दिया था। ठीक है, वो शादी वाला रिश्ता नहीं, दूसरा रिश्ता दिया था। ठीक है, एक रिलेशन दिया था, जिस रिलेशन को क्या कहा जाता है? पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए अब समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या था। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन तीनों चीजों में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन था वो था परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसको हम इसको बी से डिनोट करेंगे, इसको पी से डिनोट करेंगे, और इसको एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला था, पाइथागोरस ने बोला था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब दो छोटे छोटे साइड्स का जो स्क्वायर होगा, उसको जब ऐड कर देंगे, उसको जब सम कर देंगे, तो वो इक्वल टू होगा किसका? बड़े साइड के स्क्वायर के। ठीक है, बड़े साइड के स्क्वायर के। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर कौन है?
ए बी इज परपेंडिकुलर, हमने किसको परपेंडिकुलर माना है, ए बी को माना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, बी सी इज द बेस जिसपे ये ट्रायंगल टिका हुआ है, तो बेस की जगह पे हम क्या रखेंगे, बी सी स्क्वायर, और यहां पे हाइपोटेनियस किसको माना है, ए सी को, तो दिस इज ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दिस वॉज पाइथागोरस थ्योरम, और ट्रिग्नोमेट्री में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी साइड्स के मेजरमेंट को निकालने के लिए। ठीक, चलिए तो अब आगे और चीजों के बारे में जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है वो कहां कहां पे होता है। तो सपोज क्या हुआ कि 3-4 स्टूडेंट्स थे, वो कुतुब मीनार देखने के लिए दिल्ली गए। ठीक है, तो कुतुब मीनार देखने के लिए गए, तो मान लेते हैं कुतुब मीनार बना ही लेते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से मान लेते हैं कि ये क्या है, कुतुब मीनार है। ठीक है, अब दूर से दिख रहा है, इसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, लंबा एक रॉड टाइप का कुतुब मीनार है। अब एक स्टूडेंट जो है वो यहां पे खड़ा है। ठीक है, अब उसके मन में क्या हुआ कि क्यूरियोसिटी उठी कि मुझे पता करना है कि कुतुब मीनार जो है कितना फीट हाई है, कितना ऊंचा है, उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, ये उसके मन में क्यूरियोसिटी उठी जानने की। तो फिर वहां पे उसको बताने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, तो बताने वाला कोई नहीं था, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं उसकी। ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम लोग क्या कर देंगे, उसका हेल्प कर देंगे। या फिर आप लोग जब घूमने जाओगे तो अगर आप लोग को भी क्या करना होगा, ज्यादा इधर उधर पूछना नहीं पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, खुद से कैलकुलेट कर लोगे और लोग कहेंगे कि वाह कितने तेज हैं आप लोग। ठीक है, सब कुछ पता है आपको। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, पता लगाना है कितने दूरी पे हम खड़े। ठीक है, और यहां से कितने डिग्री एंगल से हम कुतुब मीनार को देख रहे हैं। अगर इन दो चीजों को आपने पता लगा लिया तो यू विल फाइंड आउट दैट ये कुतुब मीनार का हाइट कितना है। आपको पता चल जाएगा कि कुतुब मीनार का हाइट कितना है, आप वो पता लगा सकते हो। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं, इसी को मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा 2 मंजिल का घर है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, और ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, और यहां पे बालकनी में खड़े होके, ठीक है, वो जो उसका छत होगा ना फर्स्ट फ्लोर का, यहां पे छत, यहां पे मैं खड़ा हूं। ठीक है, और वहां से सामने की साइड में क्या है, एक रोड है, रोड जा रही है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक साइड में एक कार लगी हुई है, ऑडी कार लगी हुई है। ठीक है, और मैं उसको देख रहा हूं। ठीक, तो मुझे अगर पता करना है कि मेरा घर जो है उस ऑडी कार से कितने डिस्टेंस पे है, या फिर मैं जो देख रहा हूं, ठीक है, मेरी आई और ऑडी कार के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम वो पता लगाने के लिए भी किसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है, तो इन सारे सिचुएशंस के लिए, इन सारे लाइफ सिचुएशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों को जानने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा, आगे देखते जाइए। ठीक है, उसका 3-2-1 नहीं हुआ। तो अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। कौन कौन से नाम, तो हमें याद रखना पड़ेगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये 6 चीजें जो है, आप यहां पे 6 चीजें देख सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इन 6 चीजों को क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। ठीक है, रेशियो क्या होता है, दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, तो उसको क्या कहते हैं, हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसमें हम क्या करेंगे, एक साइड को दूसरे साइड से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म के मतलब उसमें एक फ्रैक्शन निकालेंगे जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल। मान लेते हैं दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, सेज दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल ए बी सी। और यहां पे
ठीक है, मान लेते हैं से दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कौन सा है, थीटा है, ठीक है, थीटा कहा जाता है। इसकी वैल्यू हमने कुछ भी रख दी, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हम मान सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, ठीक है, तो थीटा है ये। अब देखो ये थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर जो होता है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, थीटा के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। एंगल ए लेंगे तो चेंज हो जाएगा, एंगल सी लेंगे तो चेंज हो जाएगा, एंगल बी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फिक्स है 90 डिग्री, ठीक है, ये फिक्स है 90 डिग्री, लेकिन एंगल ए और एंगल सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे, तो मान लेते हैं थीटा जो है एक बड़ा आदमी है, ठीक है, वो बहुत रिच आदमी है, तो रिच आदमी जैसे मुकेश अंबानी हो गया, ठीक है, ये एकदम इसका अलग ही ऐट है, अलग ही लैट में रहता है ये। तो थीटा के अगल बगल क्या होगा, जैसे मुकेश अंबानी के अगल बगल जब जो वो चलता है तो कौन रहता है, बॉडीगार्ड रहते हैं उनके, होमगार्ड रहते हैं, ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ये भी बड़ा आदमी है, ठीक है, तो इसके आसपास भी क्या रहेगा, हमेशा बॉडीगार्ड और होमगार्ड रहेगा। तो बॉडीगार्ड और होमगार्ड वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं, देखो बॉडी गार्ड, बॉडीगार्ड जो है वो स्टार्ट होता है बी से, ठीक है, बी से स्टार्ट होता है, तो बॉडीगार्ड हम इसलिए कह रहे हैं ताकि हमें याद रहे बी फॉर बेस, ठीक है, बी फॉर बेस याद रहे। और होमगार्ड क्यों कहा हमने, होमगार्ड इसलिए कहा क्योंकि हमें याद क्या रहे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अच्छा, हाइपोटेनियस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा साइड होता है वो कौन सा होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, तो यहां पे थीटा है। अच्छा, थीटा के अगल बगल बॉडीगार्ड और होमगार्ड, होमगार्ड जो होगा वो सबसे बड़ा वाला साइड होगा, तो ये तो बड़ा वाला साइड दिख नहीं रहा है, बड़ा वाला साइड कौन सा दिख रहा है, एसी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। और बेस के सामने वाला मतलब एंगल के सामने वाला जो साइड है वो क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है, पी से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अच्छा, अब अगर इसी में क्या कर दे, हम सिचुएशन को चेंज कर दे, थीटा जो है एंगल सी पे ना हो करके, ठीक है, इन सबको थोड़ा पहले मिटा लेते हैं, एंगल सी पे ना हो करके थीटा कहां आ जाए, एंगल ए पे आ जाए, मतलब थीटा अब यहां पे हो, ठीक है, तब क्या होगा, अब क्या होगी, सिचुएशंस जो है वो बदल गई है, तो सिचुएशन बदली है तो कंडीशन भी बदलना पड़ेगा। तो थीटा के अगल बगल हमने क्या रखा, बॉडीगार्ड और होमगार्ड, तो होमगार्ड कौन होगा, सबसे बड़ा वाला साइड, और सबसे बड़ा वाला साइड यहां पे भी इसके अगल बगल में कौन है, एसी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। उसके बगल में कौन रहता है, बॉडीगार्ड, तो अब देखिए जो पहले परपेंडिकुलर यहां पे था अब क्या हो गया, बेस यहां पे आ गया, थीटा जैसे ही चेंज हुआ बेस ने अपना साइड चेंज कर लिया, और ये एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब जो पहले बेस था वो अब परपेंडिकुलर बन गया है, और जो पहले परपेंडिकुलर था वो क्या बन गया, बेस बन गया है, ठीक है। तो ये थीटा का खेल है, थीटा बड़ा आदमी है, अपने हिसाब से सारी चीजों को सेट करता है, अपने हिसाब से सारी चीजों को चलाता है, ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू लिखेंगे, तो आपको याद रखना एकदम सीक्वेंस वाइज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में अब हम देखेंगे साइड्स का रेशियो, ठीक है, कि साइड्स का रेशियो किस तरीके से, साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी, कॉट कैसे निकाल सकते हैं, सेक कैसे निकाल सकते हैं और कोसेक कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमको रटना नहीं है, ठीक है, हमको समझना है, और समझना भी ऐसा है कि फिर हमें दोबारा भूलना ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज कैसे आप याद रख सकते हैं, इसके रेशियोज कैसे आप याद रख सकते हैं, कौन से साइड का आपको रेशियो लेना है वो कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। उसके लिए आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ठीक। तो सब सारे वर्ड्स का क्या करना है, आपको पहला पहला लेटर लेना है, ठीक है। तो पंडित का हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, बद्री का हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, यहां पे प्रसाद का हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, हरि का हमने क्या ले लिया, एच ले लिया,
हरी का क्या ले लिया H और बोल का B, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, तो सारे वर्ड्स के हमने क्या कर लिया, फर्स्ट लेटर को ले लिया है। अच्छा, फर्स्ट लेटर को ले लिया है तो अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग जो आपने ये याद कर लिया ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप इन सारे के वैल्यूज जो है वो लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो देखो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन का वैल्यू सबसे पहले क्या है, P और H है। ठीक है, P और H है, तो साइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, देखो PH। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिखा, 3 वर्ड ऊपर 3 वर्ड नीचे लिखे, ताकि इनके बीच में जो रिलेशन है वो आसानी से हमें याद रहे। तो साइन का क्या हो गया रेशियो, P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, B/H, मतलब कि बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, और 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, P/B, P से परपेंडिकुलर, B से बेस। अब कॉट की अगर बात करें तो अब क्या करेंगे, अब इधर से हम इसको, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। और अभी तक हमने क्या किया, इधर से इधर की तरफ गए, अब इधर से इधर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा तो क्या होगा, B ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे, B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक की वैल्यू क्या लिखेंगे, सेक की वैल्यू हो जाएगी H/B। ठीक है, हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक है, और कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, H/P। ठीक है, क्या हो जाएगी, H/P। तो अब इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख करके, ठीक है, सारी की वैल्यूज आ गई, क्या आई, साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन का परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट का बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनियस बाय बेस और कोसेक का H/P। तो अगर इन सारी चीजों की वैल्यूज अगर हमें दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन सब के बेसिस पे हमें यहां पे कुछ एक रिलेशन भी दिखाई दे रहा है। क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो देखते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं साइन का रिलेशन जो है वो किसके साथ है, कोसेक के साथ है। मतलब फर्स्ट वाले का रिलेशन किसके साथ है, यहां पे हम लिख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का रिलेशन किसके साथ है, साइन, अभी यहां पे क्या है, ए, इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। ठीक है, और अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो हम यहां पे थीटा पुट कर सकते हैं। तो साइन ए का वैल्यू जो है, साइन ए किससे मिलता जुलता है, तो अगर क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। मतलब यहां पे साइन ए की वैल्यू क्या है, P/H है, और हम क्या कर देंगे, अगर P को ऊपर भेज दे और H को नीचे कर दे, मतलब कि अगर इसको रेसिप्रोकेट कर दे तो ये cos A की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन A की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन A इज इक्वल टू 1/cosec A। क्या लिख सकते हैं, साइन A इज इक्वल टू 1/cosec A। ठीक है, cos नहीं cosec है, cosec A हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहां पे देख सकते हैं साइन A की वैल्यू होती है P/H। ठीक है, और 1/cosec A की वैल्यू क्या है, H/P। तो एक बात हमें हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरीके का फ्रैक्शन आए तो हमें याद रखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो मूव कर जाता है। मतलब अगर नीचे में जो डिनोमिनेटर होगा वो कहां जाएगा, ऊपर वाले के न्यूमरेटर के पास, और अगर ऊपर में यहां पे डिनोमिनेटर रहता तो वो कहां आता, नीचे वाले के न्यूमरेटर के पास आ जाता। ठीक है, तो ये जो है यहां पे चला आएगा। अब यहां पे चला आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, P ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में और H जो है डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, साइन A के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे रेशियोज के बीच में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा यह है कि साइन और कोसेक जो है उनमें इनवर्स रिलेशन है। मतलब साइन जो होगा वो 1/कोसेक होगा, या फिर हम कोसेक A को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख ही लेते हैं, कोसेक A इज इक्वल टू 1/साइन A। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे थोड़ा सेपरेशन दे देते हैं। चलिए, उसके बाद
दूसरा रिलेशन है सेकंड वाले का, कॉस ए का रिलेशन किसके साथ हम देख सकते हैं, सेक ए के साथ। कैसे, तो कॉस ए का जो वैल्यू है वो क्या है, बी बाई एच है, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से जैसे साइन और कोसेक का रिलेशन था इनवर्स रिलेशन, उसी तरीके से सेक का रिलेशन भी कैसा है, कॉस के साथ इनवर्स रिलेशन है, मतलब एच बाई बी है, ठीक है। तो किस किस का रिलेशन है, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट वाले से, मतलब कॉस का रिलेशन, कॉस ए का रिलेशन किसके साथ है, 1 सेक ए के साथ है। या फिर हम कह सकते हैं कि सेक ए का रिलेशन किसके साथ है, 1 कॉस ए के साथ। तो आप लोग साथ के साथ फॉर्मूला जो है वो नोट डाउन भी करते जाए, ताकि आप जब भी एक बार रिवीजन करेंगे आपको फिर फटाफट से सब कुछ याद आ जाएगा। इसलिए कॉपी में फटाफट से आप लोग इसको देख करके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉस का रिलेशन किसके साथ निकला, सेक के साथ निकला। तो इन दोनों को एक साथ इस तरीके से पैक कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ पैक कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमें थर्ड रिलेशन फाइंड करना है। तो ये दोनों तो अगल बगल में, देखिए थर्ड वाले का फोर्थ वाले से रिलेशन है, मतलब कि 10 का जो है वो कॉट के साथ रिलेशन है, सेम वैसा ही रिलेशन है, कैसा, इनवर्स रिलेशन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 10a इज इक्वल टू 1 कॉट a, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं कॉट a इज इक्वल टू 1/10a, ठीक है। तो ये इनवर्स रिलेशन है इन सबके बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, ठीक है। होप कि आपको ये सारे रिलेशंस जो है क्लियर हो गया होगा, आपको सारी वैल्यूज जो है वो याद हो गई होंगी, ठीक है। दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये क्या याद रखना है, ये गाना याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। या फिर और भी तरीके हैं, जैसे कि पी से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और एच से हो जाएगा हिंदुस्तान, एच से हो जाएगा हरा, और बी से हो जाएगा भरा, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हो, और उसके बाद वहां से आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, ठीक है। वो आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड ज्यादा लगने वाला है सारे इन सब सारे रेशियोज के वैल्यू लिखने में। अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा, रेशियोज वगैरह के बारे में पढ़ा, उनके रिलेशंस के बारे में पढ़ा, उनका यूज कैसे है, तो उन सब चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/4 है, तो कैलकुलेट कॉस ए और tan ए, इन दोनों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि cos ए की वैल्यू क्या होगी और tan ए की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। इसका नाम रख दिया ABC, बी पे क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। अब यहां पे क्या लिखा हुआ, साइन ए, इसका मतलब थीटा जो है हमारा वो कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। थीटा कहां पे है, यहां पे है। अच्छा, तो अब क्या है, यहां पे बोला है साइन ए इज इक्वल टू P/S, तो हमें याद है कि साइन का जो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये 3/4 जो दिया हुआ है, वो 3 जो है वो किस चीज की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और 4 जो है वो किस चीज की वैल्यू है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 दी हुई है, और परपेंडिकुलर, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा, BC हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, तो बेस हमें पता नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बेस पहले निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, और बेस तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे tan a की वैल्यू जो हमें निकालनी है उसमें भी क्या लेते हैं हम, परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों कंडीशन में क्या निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, b ही निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, p² प्लस b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, h²। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर
प्लस बी हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखते हैं इसको, बी स्क्वायर ही अभी लिखते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच क्या है हमारा 4, एच की वैल्यू है 4, इसका मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, b इज इक्वल टू हो जाएगा 16, और इसको जब उठा करके उधर ले जाएंगे तो इधर ये प्लस में, इसके पीछे प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और कितना होता है 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक है। और जब स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो अब ये क्या हो गया b इज इक्वल टू √7 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आई हमारी √7, मतलब कि जो हमारा बेस है वो कितना है √7 है, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, cos a की वैल्यू लिखनी है, तो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, बेस की वैल्यू है और हाइपोटेनियस की वैल्यू है, ठीक है। ये 4 जो है ये किस चीज की वैल्यू है, हाइपोटेनियस की वैल्यू। अब सीधे क्या करना है, ये सारी वैल्यूज जब हमने निकाल ली तो इस वैल्यू को उसमें पुट कर देना है, तो बेस की वैल्यू हमारी क्या आई है, अभी बेस आया है √7 और हाइपोटेनियस क्या है 4, तो क्या हो जाएगा cos a इज इक्वल टू √7/4, ठीक है। देखा कितना सिंपली सॉल्व हो गया। बस हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल के सारे साइड्स के बारे में पता लगा लेना है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और पता लगाने के बाद सीधे आपको सिर्फ रेशियोज याद होने चाहिए, रेशियो याद है तो सीधे आपको वैल्यू पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3, और बेस कितना है, बेस हमारा है √7, तो ये क्या हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 3/√7 और cos a इज इक्वल टू √7/4। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं रहता है, ठीक है, तो √7 को आप रेशनलाइज भी कर सकते हो, बाकी अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए तो अब एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, ठीक है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 - tan square a अपॉन में 1 + tan square a इज इक्वल टू cos square a - sin square a और नॉट, मतलब कि 1 - tan square a जो अपॉन 1 + tan square a जो है उसकी वैल्यू जो होगी वो cos square a - sin square a के बराबर होगी कि नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देख करके सब लोग डर जाते हैं कि 3 cot a/4, इसमें तो नीचे कुछ दिया ही नहीं है, तो पता कैसे करेंगे, तो देख के डरना नहीं है, सारा आंसर आपके आंखों के सामने है। 3 cot a इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 जो है cot a के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो जब उस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई जब इक्वल टू के उस साइड जाता है तो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि कॉट की रेशियोज क्या क्या होती है, तो कॉट का जो रेशियो होता है वो 10 का उल्टा होता है, और 10 का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर से हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाएंगे, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है, और यहां पे बोला है A, तो कॉट A के हिसाब से, तो यहां पे मतलब थीटा जो है वो कहां पे है, यहां पे है, ठीक। अब थीटा के अगल बगल क्या होगा, बॉडी गार्ड होगा, होम गार्ड होगा, मतलब बेस और हाइपोटेनियस, और सामने हो जाएंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये किस चीज की वैल्यू दी हुई है, ये 4 जो है वो बेस की वैल्यू दी हुई है, और 3 जो है वो किसकी वैल्यू दी हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो फिर से वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, p² + b² इज इक्वल टू h², p² और b² को जोड़ेंगे तो क्या आएगा h² आएगा। p हमारा क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, प्लस b हमारा क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा h², तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h², और 9 और 16 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू हो जाएगा h², और स्क्वायर जब इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा रूट, ठीक है। तो इसका मतलब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है 1 - tan square a अपॉन में 1 + tan square a की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 1 - tan square है, तो इसका मतलब
10 का जो रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो क्या होता है, p बाई बी का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस p बाई बी का स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस पी बाई बी, पी बाई बी क्या है, 3/4, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ये 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा इसका 16 और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9 और यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9/16। कैसे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 16 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा और उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन वाला ऐड आना जरूरी है, और अगर नहीं आता है तो फिर तो दिक्कत है, फिर उसको फ्रैक्शन वाले ऐड को आपको अलग से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 16 माइनस 9/16 कैसे आया और 16 प्लस 9/16 कैसे आया। अब क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9/6 ये 16 जो है, तो ये हो जाएगा 16 में से 9 गया तो कितना बचता है, 16 में से 9 गया तो 7, तो ये हो जाएगा 7/16 अपॉन, ठीक है, ये बीच वाला अपॉन, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25/16। और मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर और नीचे दोनों डिनोमिनेटर हो तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के पास चला जाता है, और ऊपर वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के पास चला आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहां पे लिखते हैं, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई बाई 16। अब देखो 16 से 16 कट गया, इसका मतलब क्या बचा, 7/25। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 7/25 आई है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इसके बराबर आती है या नहीं। बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम था इसलिए हमने मिटा दिया। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमने कैलकुलेट करके इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की वो कितना आया था, 7/25 इसकी वैल्यू आई थी। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू जो थी वो 7/25 थी, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब b/h। तो ये क्या हो जाएगा, b/h का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन का, साइन तो सबसे पहले ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, p/h इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे इस ट्रायंगल से। देखो कितना यूजफुल है ये ट्रायंगल हमारे लिए, इसीलिए हमने पहले क्या करते हैं, हम पहले तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। वैल्यू निकालने के बाद फिर सीधे क्या करना है, फटाफट से पुट करते जाना है और चेक कर लेना है। तो बेस की वैल्यू जो है एंगल ए के हिसाब से वो क्या है, 4, और हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो क्या है, 5, मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस पी का जो वैल्यू है, पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5, उसका स्क्वायर। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन में 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है। और 16 में से जब 9 जाता है तो कितने बराबर आता है, 7 आता है, अपॉन में आ जाएगा 25। तो देखो यहाँ पे भी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई थी, 7/25 आई थी। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 7/25। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक। तो
तो ये हमने वैल्यूज को डराइव करके, उसको निकाल करके, उसको इवेल्युएट करके, उसको सॉल्व करके हमने ये प्रूफ कर दिया कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इजी है। आप क्या करोगे, उसमें बस जस्ट वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेना है, उसमें एक्स्ट्रा कोई भी माइंड नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपली। चलिए